अमेरिका की मशहूर सैटेलाइट कंपनी वेंटोर ने जो तस्वीरें जारी की है उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर, देखिए जब आप देखेंगे तो चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर क्या बनाया हुआ है, चाइनीज सैम साइट गार काउंटी में। ये 29 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो वेंटोर ने जारी की है। वेंटोर एक अमेरिकी मशहूर सैटेलाइट कंपनी है। उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर एक एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना लिया है जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, सबसे पहले आप देखिए जो कमांड कंट्रोल बिल्डिंग है इसकी वो आपको दिख रही है। इसी के साथ साथ सैनिकों के बैरक्स भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें वाहनों के शेड भी है, हथियार मिसाइल गोदाम भी है, रडार लगाने की जगह भी है। तो ये जो प्रोटेक्टेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है वो आपको दिख रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपको कमांड कंट्रोल सेंटर दिख रहा है और इधर मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जो जगह है। अब इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है मिसाइल लॉन्च पोजीशन। अंग्रेजी में इन्हें रिट्रैक्टेबल रूफ्स भी कहते हैं। ये इस तरह के बंकर्स होते हैं जिनकी छतों पर स्लाइडर्स लगे होते हैं। स्लाइडर वाले दरवाजे आपने देखे होंगे। वो स्लाइडर वाले दरवाजे हटकर वहां से ये बंकर, ये जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च हो सकती हैं। हर बंकर के अंदर दो दो लॉन्चर रखे जाते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी कहा जाता है और ये लॉन्चर एक ट्रक की तरह दिखाई देते। ये ऐसे ट्रक होते हैं जो मिसाइल्स को ले जा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं। अब होता यह है कि ऐसे दो ट्रकों को हर एक बंकर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाता है और इन बंकर्स के ऊपर स्लाइडर वाले दरवाजे लग जाते हैं। समझ गए आप? यहां पर ट्रक्स वो लग गए जिन पर लॉन्चर्स हैं, उसके ऊपर से एक स्लाइडर डोर लगा दिया। ये रास्ता है जिससे वो ट्रक नीचे जाता है। ट्रक नीचे पहुंच गया, ऊपर से स्लाइडर डोर आपने लगा दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब इन ट्रक्स और इनमें लैस मिसाइलों को सैटेलाइट की नजरों से छिपाना होता है तब स्लाइडर को बंद रखा जाता है जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और जब मिसाइलों को दागना होता है तो दरवाजा एक रिमोट से खुल जाता है। इससे सामने वाले देश को कभी यह पता नहीं चलता कि ये बंकर्स जैसे दिखने वाले ढांचे असल में मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है जहां से जरूरत पड़ने पर मिसाइलों को दागा जा सकता है। यहां बहुत सारे लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही होगी कि जब चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है तो इस वक्त वो एलएसी पर इस तरह की चालें आखिर क्यों चल रहा है। तो यहां आपको नीति शास्त्र समझना होगा। नीति शास्त्र कहता है कि दुश्मन या शत्रु एक तरह का नहीं बल्कि 7 तरह का होता है, जिनमें पहला होता है स्पष्ट दुश्मन या ओपन एनिमी। ये वो दुश्मन होता है जिसकी पहचान स्पष्ट होती है। दूसरा शत्रु वो होता है जो आपके गिरने की इच्छा रखता है, जो आपका भला नहीं चाहता और आपके साथ अच्छा बनकर भी रहता है। तीसरा होता है मौका परस्त शत्रु, जो मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है। चौथा होता है सिद्धांत विरोधी दुश्मन, जो आपकी सोच को मिटाना चाहता है। पांचवा होता है आभ्यंतर शत्रु, जो आपके बीच छिप कर रहता है और धोखे से आपको नुकसान पहुंचा देता है। छठा होता है कायर शत्रु, जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाता है। और सातवां शत्रु होता है छिपा हुआ दुश्मन। ये वो दुश्मन होता है जो एक ही समय दुश्मनी के साथ दोस्ती का छल करता है और पीठ पीछे साजिश रचता है, और चाइना इसी श्रेणी में आता है। लेकिन इस राजनीति से पहले मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। ये एक एआई जनरेटेड तस्वीर है जिसे किसने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने पोस्ट किया है। शौकत अली नाम है इस आदमी का, नेता का। ये एआईएम का नेता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है। और पोस्ट में उसने ये एआई जनरेटेड इमेज डाल दिया है जिसमें उसने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी, जो कि वीआईपी के नेता हैं, उन दोनों को हंसकर चाय पीते हुए बिस्किट के साथ दिखा दिया। जूम इन कर दीजिए। शौकत अली, सबसे पहले तो ऊपर नाम दिखाइए, शौकत अली। शौकत अली है एआईएमआईएम का नेता जिसने ये पोस्ट डाला है। ये एआई जनरेटेड इमेज डाल दिया है और इस पर उसने पहले इन दोनों की फोटो डाली है हंसते हुए चाय पीते हुए, और फिर नीचे टोपी पहने हुए एक शख्स की कालीन बिछाते हुए फोटो डाली है। और फिर ऊपर लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री यानी सहनी समाज का उप मुख्यमंत्री, 13% यानी यादव समाज वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो यह है उनका पोस्ट।
इस एआई जनरेटेड तस्वीर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री को दिखाकर जो संदेश वो देना चाह रहे हैं वो साफ है। 2% वाला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यानी साहनी समाज से आने वाले मुकेश साहनी, 13% वाला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लेकिन 18% वाला दरी बिछाने वाला मंत्री यानी मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग महागठबंधन के लिए उनका पारंपरिक वोट बैंक बन सकते हैं, तो वो महागठबंधन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार क्यों नहीं बन सकते? दावेदारी तो छोड़िए, टिकट बंटवारे में भी मुस्लिम समुदाय को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिली। इस बार 14% यादव समुदाय के 53 उम्मीदवारों को आरजेडी ने अपना, ये देखिए 14% यादव है लेकिन, और मुस्लिम है 18%, लेकिन टिकट कितने दिए हैं आरजेडी ने? 53। जूम इन कीजिए। 14% आबादी वाले 53 लोगों को टिकट मिला है, लेकिन वहीं पर जब आप आरजेडी का देखेंगे तो 18% मुस्लिम आबादी वाले में सिर्फ 18 आरजेडी से टिकट पा सके हैं। अब एक और पार्टी है यहां पर, उसके बारे में भी बताना जरूरी है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती ही नहीं है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, लेकिन आप तो उनका पारंपरिक वोट बैंक आपके लिए वो है, वो आपके लिए वोट करते हैं। इसीलिए ये सवाल तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। ये वीडियो दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का है, जहां आज राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत नेता सीताराम केसरी जी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले ये तस्वीरें देखिए। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 27 साल पहले 1998 में इन्हीं सीताराम केसरी को इसी कांग्रेस पार्टी के इसी दफ्तर में अपमानित होकर अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, और उस वक्त सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए एक पूरी कोशिश रची गई थी। उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य सोनिया गांधी के आवास पर चले गए थे और आनन फानन में सीताराम केसरी की नेम प्लेट को हटाकर भी उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यही नहीं, अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जब इसी कांग्रेस दफ्तर से सीताराम केसरी वापस लौट रहे थे, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी और उन्हें उनके सबके सामने अपमानित भी किया गया था। और अपमान का कारण सिर्फ इतना था कि कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष उस वक्त बनाना चाहते थे। और उस वक्त सीताराम केसरी को इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने कहा था कि इस अपमान को वो कभी नहीं भूलेंगे। आज ये उनका बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि क्या आज सीताराम केसरी को याद करने से कांग्रेस को बिहार में पिछड़ों के वोट मिल सकते हैं। लेकिन अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो आज ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा है कि भारत में इंटरनेट का 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। सुनिए। इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। 1 कप चाय की कीमत कम से कम 10 रुपए होती है, जबकि 1 GB डेटा की कीमत भारत में औसतन अगर आप देखिए सिर्फ 9 रुपए है, और ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। स्विट्जरलैंड में 1 GB डेटा की कीमत रुपए में अगर आप देखिए तो 640 रुपए है स्विट्जरलैंड में। वहीं अमेरिका में 520 रुपए है, न्यूजीलैंड में 517 रुपए के मुताबिक, हम आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में बता रहे हैं। कनाडा में 471 रुपए के बराबर। पूरी दुनिया में 1 GB डेटा और औसत कीमत 201 रुपए है, लेकिन भारत में इसी 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। जैसलमेर बस हादसे के 2 हफ्ते के अंदर ही हुए एक और बस हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है।
ब्लैक एंड व्हाइट में यह मुद्दा हमने बार बार उठाया था। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर वाले हादसे की तरह ही इस बस के दरवाजे भी हादसे के तुरंत बाद अचानक बंद हो गए, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। एक्सीडेंट के बाद लगी आग की तस्वीरें सामने आई, जिसने सभी को दहला दिया। प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इसमें करीब 40 यात्री सवार थे। कुरनूल के पास इस बस की टक्कर एक बाइक से हुई और वो बाइक बस के नीचे जाकर फंस गई, जिससे आग भड़क गई। आग लगने के बाद बस के ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो गए थे और यात्रियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गनीमत यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से 18 यात्रियों को किसी तरह से खिड़कियां तोड़कर बचाया जा सका, लेकिन 20 लोग उतने खुशकिस्मत नहीं थे। आग में झुलसने की वजह से कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बहरहाल, अब छठ की बात, छठ के दौरान अक्सर दिल्ली में यमुना नदी के झाग पर चर्चा होती है, इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन चेन्नई के पटेनापक्कम और मरीना बीच की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त समुद्र के इस हिस्से का समुद्री जल भी प्रदूषित हो गया है। समुद्री जल, यहां पर भी यमुना नदी जैसे केमिकल वाला झाग दिखाई दिया, जिसने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। समुद्री किनारों पर फैला यह प्रदूषित झाग चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह से यमुना के प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर झाग तैरने लगता है, ठीक वैसे ही पट्टिनापक्कम बीच और मरीना बीच पर भी समुद्री जल में झाग तैरता हुआ दिख रहा है। किनारों से टकराने वाली समुद्र की हर लहर के साथ खतरनाक रसायनों से प्रदूषित झाग भी आ रहा है, जिससे पर्यावरणविद परेशान हो गए हैं। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति समुद्री जीवों के लिए और समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति चेन्नई और आसपास कुछ इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से पैदा हुई है। दरअसल बारिश की वजह से सेम्बरमबक्कम झील ओवरफ्लो हो गई, जिसका पानी प्रदूषित कूवम नदी में पहुंचा और फिर केमिकल वेस्ट को समुद्री जल से मिलाने लगा और इस वजह से समुद्री जल भी प्रदूषित हो गया है। यही प्रदूषित जल झाग के रूप में चेन्नई के समुद्री तटों पर फैल रहा है। आपको ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए कैसे तरसने वाला है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने बताया है कि उनके सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये वही बांध है जिसे पहले चाइना बनाना चाहता था और चाइना इसके लिए अफगानिस्तान को लोन देने तक के लिए तैयार था, लेकिन अब तालिबान की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान की कंपनियों से ही कराने वाला है। तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने यह कहा कि अफगानिस्तान को पूरा अधिकार है कि वो अपने हक का पानी पाकिस्तान जाने से रोके। अगर इस बांध का निर्माण हो गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की छोटी बड़ी कई नदियां सूख जाएंगी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि तालिबान के इस बांध में पाकिस्तान के किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकत है। जो परमाणु हथियार की ताकत वो दिखाता है, उससे कहीं ज्यादा इस बांध में ताकत है, जिस पर अब तालिबान फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर के कारण छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं। अफगानिस्तान के पास इतना बड़ा जल भंडार है कि वो चाहे तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और को जो मिलने वाला पानी है उसको रोक सकता है। एक बार जूम इन करके पूरा मैप अपने दर्शकों को समझाते हैं। पड़ोसी देशों को जो पानी मिल रहा है वो आप देखिए कितने देश हैं ये बड़े बड़े, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आपने देख ही लिया है। अफगानिस्तान में तो खैर ये है ही। ऐसे में तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान के लिए परेशानियों का एक पूरा अंबार शुरू होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जल भंडार है और अगर ये बांध वो बना लेता है कि छोटी बड़ी कई नदियां जो पाकिस्तान को जाने वाली हैं वो सूख जाएंगी। यही नहीं, बाकियों के लिए भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक काफी अस्थिरता रही है। इस वजह से वहां कभी भी इन नदियों पर बड़े बांध नहीं बनाए गए, जिनके कारण इन नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को मिलता रहा। अफगानिस्तान की 80%, फिर से सुन लीजिए, 80% जो आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रही है।
वहां आम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जल संकट है। तो हमारे देश में कुछ लोगों ने दिवाली के पवित्र त्योहार को पार्टी मनोरंजन का अवसर समझ लिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस साल दिवाली सीजन में 600 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। 600 करोड़ रुपए की शराब, और ये सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है। इसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अकेले 2024 के मुकाबले इस बार दिवाली सीजन में दिल्ली में 15% ज्यादा शराब की बिक्री हुई, 15% का इजाफा। दिल्ली ही नहीं, तमिलनाडु में भी दिवाली के मौके पर 3 दिनों के अंदर 789 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि तमिलनाडु में दिवाली पर हर दिन तमिलनाडु में 263 करोड़ रुपए, हर घंटे 11 करोड़ रुपए, हर सेकंड 18 लाख रुपए की शराब बिकी है। दिल्ली के पास नोएडा में भी दिवाली के मौके पर 3 दिनों में 30 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, हर घंटे 41 लाख रुपए की शराब लोगों ने पी। ये आंकड़े इसलिए भी देखने चाहिए क्योंकि ये सारी शराब दिवाली के उस त्योहार पर पी गई है जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब त्योहार मनाने का भी तरीका बदल गया है और पवित्रता का एक संदेश दरकिनार हो गया है, और त्योहारों पर पार्टियों का चलन पर आगे बढ़ गया है जिसमें शराब पीना एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस वक्त मार्केट में ऐसी कई हेल्थ ड्रिंक्स आ रही हैं जो दावा करती हैं कि वो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हैं, लेकिन ध्यान से, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जब भी शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, अब डॉक्टर ORS लेने की सलाह देता है। ये WHO से प्रमाणित सॉल्ट है जिसमें चीनी और नमक का सही मिश्रण होता है और इसे पानी में मिलाकर पीना होता है। लेकिन यहां तो आपकी बच्चों की सेहत के साथ एक खतरनाक मजाक हो रहा है। देश में मौजूद कुछ कंपनियां अपनी चीनी वाली ड्रिंक को ORS बताकर बेच रही हैं, जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। अरे भाई, ORS डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो चीनी को घोल घोल कर आप ड्रिंक्स बेच रहे हैं, खतरनाक ड्रिंक्स, वो ORS कैसे लिखी जाएंगी? कंपनियों की इस चालबाजी पर हैदराबाद की एक डॉक्टर ने आवाज उठाई, लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी शिकायतों पर FSSAI ने करीब 1 हफ्ते पहले एक्शन लिया। FSSAI ने ऐसी सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से ORS शब्द हटाने के लिए कहा था जिनके पास WHO की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इन चालबाज कंपनियों ने FSSAI के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। यानी FSSAI के इस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, यानी कंपनियों को अपनी नकली ORS बेचने की छूट मिल गई है।